हेलो स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश। आज मैं आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करवाऊंगा यूनिट फर्स्ट के, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स के हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ दे हैव इक्वल। तो अगर कोई बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में होती हैं जब उनका इक्वल टेम्परेचर होता है ना, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो डिफाइन करता है टेम्परेचर को, टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करता है। ओके, सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइंस द टेम्परेचर। सेकंड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू। तो अभी मैंने बता दिया सेकंड क्वेश्चन में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है वो रिलेटेड होता है टेम्परेचर से। तो थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ, टू systems A and V are separately in thermal equilibrium with the third system C। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास कोई थ्री सिस्टम्स हैं A, V, C। A C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, V C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो A और V जो होंगे वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना। तो यही ए ऑप्शन बता रहा है, ए एंड वी आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो फोर्थ का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ, हीट एंड टेम्परेचर्स आर। हीट जो होती है वो फॉर्म होती है एनर्जी की, जबकि टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है। तो फिफ्थ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। और तो आइडियल गैस की इक्वेशन जो होती है वो पी वी इक्वल टू एन आर टी होती है ना। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रख दी है। सो सिक्स का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पी वी इक्वल टू आर टी। क्वेश्चन नंबर 7, इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ रियल गैस। वो आइडियल गैस के लिए थी और ये रियल गैस की है। तो P प्लस ए बाई बी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। सेवेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें रियल गैस की इक्वेशन पूछी है ना, वंडरवॉल्स इक्वेशन पूछी है, तो अगर इसमें जैसे P की प्रेशर है, अगर इसकी यूनिट पूछी जाएगी या फिर ए बाई बी स्क्वायर की यूनिट पूछी जाएगी तो इन दोनों की यूनिट सेम होगी। ऐसे ही जो वेन वाला वी और ए वी वाला वी जो है ना, उन दोनों की यूनिट आपस में सेम होगी, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। एट्थ क्वेश्चन क्या है, द टर्म ए बाई बी स्क्वायर इन वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट। तो ए बाई बी स्क्वायर जो है वंडरवॉल इक्वेशन में रियल गैस की, वो शो करता है अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो एट्थ का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइन्थ, द टर्म वी इन वंडरवॉल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट। तो देख लीजिए, वी जो है वॉल्यूम के साथ है तो इसकी जो डायमेंशन या फिर यूनिट होगी वो वॉल्यूम से सेम होगी। तो नाइन्थ का जो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। तो नाइन्थ का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टेंथ, इन वंडरवॉल्स इक्वेशन द कांस्टेंट वी हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। तो वी की पूछी है, फिर इक्वेशन देख लीजिए, तो वी की जो यूनिट होगी इस इक्वेशन में देख लीजिए सी ऑप्शन। जो सी ऑप्शन था ना आपका सेवेंथ का, इसमें देख लीजिए तो जो वी की यूनिट होगी ना वो वॉल्यूम से सेम होगी। तो टेंथ का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11th, द डायमेंशन ऑफ वंडरवॉल्स कांस्टेंट v। अब ये v की यूनिट सेम होगी वॉल्यूम से, तो और v की डायमेंशन जो होगी वो l क्यूब होती है, तो इस v की भी l क्यूब हो जाएगी। 11th का b ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12th, द वंडरवॉल्स कांस्टेंट a हैज द सेम यूनिट एज दैट ऑफ। तो a की भी देख लेते हैं ना, तो a की जो होगी वो पी बी स्क्वायर होगी, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो पी पी दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों की सेम यूनिट होगी। तो पी बी स्क्वायर मतलब 12th का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज पाथ इंडिपेंडेंट। कौन सी क्वांटिटी इनमें से, जो चार ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, कौन सी क्वांटिटी पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो इंटरनल एनर्जी पाथ पर डिपेंड नहीं करती। तो 13 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14, द पॉइंट फंक्शन ऑफ अ स्टेट ऑफ सिस्टम इज। तो इंटरनल एनर्जी 14 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जीज इज पाथ डिपेंडेंट। कौन सी एनर्जी पाथ डिपेंडेंट है, तो वर्क एनर्जी एंड हीट एनर्जी जो होती हैं वो
पाथ डिपेंडेंट होती है, तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम आर टेकन रेस्पेक्टिवली। वर्क डन जो होता है सिस्टम के थ्रू और सिस्टम पर, उन्हें कैसे किस साइन के साथ लिया जाता है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव लिया जाता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव लिया जाता है, तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 हीट गिवन बाय द सिस्टम एंड हीट टेकन बाय द सिस्टम आर रेस्पेक्टिवली। तो हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, हीट टेकन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है, तो 17 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 इफ देयर इज सक्सेसिव contraction and expansion in the volume of system then the work done are respectively। contraction का मतलब होता है सिकुड़ना और expansion का मतलब होता है प्रसार, मतलब फैलाना, है ना। तो ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव होगा। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 19 if there is no change in the volume of a system then the work done is 0 हो जाएगा, है ना। तो 19 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 20 द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट। तो वो जो इनक्लोज्ड एरिया होता है वो वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 20 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 वर्क डन इन ए साइकिल इज इक्वल टू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड कर्व ऑन पीवी डायग्राम दिस स्टेटमेंट इज। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट होगा। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 इन ए साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए चेंज जो होगा 0 हो जाएगा, है ना। 22 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23 एयर इज एक्सपेंडेड फ्रॉम 50 लीटर टू 150 लीटर एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर द एक्सटर्नल वर्क डन इज। तो 2 × 10⁴ जूल हो जाएगा। इस यूनिट में जो आपसे न्यूमेरिकल्स जनरली पूछे जाते हैं वो इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते, वो कार्नोट इंजन से पूछे जाते हैं। उस टॉपिक के बेसिस पे भी इस यूनिट में क्वेश्चंस आगे हैं, उन्हें मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा भी कैसे वो सॉल्व होंगे, जिससे आप एग्जाम में वो क्वेश्चन जब आए तो आप उन्हें सॉल्व कर सकें, है ना। तो 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड बाई 0.23 मीटर क्यूब द वर्क डन बाई द गैस इज 250 जूल। 24 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी थ्रू 3 डिफरेंट पाथ्स ए सी बी ए वी एंड ए डी वी द वर्क डन इज मैक्सिमम। तो वर्क डन जो मैक्सिमम होगा वो ए सी और वी में होगा, है ना। 25 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26 एन आइडियल गैस इज टेकन राउंड द साइकिल ए वी सी डी ए एज शोज इन एडजेसेंट फिगर द वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल इज। तो वो पीवी हो जाएगा। 26 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे इज अप्रॉक्सीमेटली। तो जे की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट की, तो वो 4.2 जूल पर कैलोरी होती है। अब 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं, तो बस 1 जूल की वैल्यू वहाँ पर रख दी। तो 27 का इस प्रकार से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28 द वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कैलोरी ऑफ हीट इज इक्वल टू। तो 1 कैलोरी हीट जो होती है, क्वेश्चन में पूछा कितना वर्क रिक्वायर्ड होगा 1 कैलोरी हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो 4.2 जूल। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए परफेक्ट गैस इज इक्वल टू। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है परफेक्ट गैस के लिए, परफेक्ट गैस बोले तो आइडियल गैस, जिसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी पीवी इक्वल टू एनआरटी या फिर पीवी इक्वल टू आरटी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आइडियल गैस की या फिर परफेक्ट गैस की वो तो 0 होती है। तो 29 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द 30 द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की हुई वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, लेकिन आइडियल गैस के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। तो इसलिए
इसकी इंटरनल एनर्जी जो होगी वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू। तो अब आपको बताना है इंटरनल एनर्जी रियल गैस की किसी भी टेम्परेचर पर। तो 31 का तो सी ऑप्शन हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर रियल गैस की पूछी है ना, तो जैसे एज यूजुअल इंटरनल एनर्जी जो किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती, तो रियल गैस की भी वही हो जाएगी। 31 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ स्पेशल केस ऑफ। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को शो करता है। सो 31 स्पेशल केस मतलब होता है, तो 32 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और 33 द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ। ये कंजर्वेशन किसका करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये मोमेंटम और एनर्जी का करता है। तो 33 का वी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का, ये एनर्जी को कंजर्व करता है। यो अभी हमने ऊपर पढ़ा था 32 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को का स्पेशल केस है, तो ये एनर्जी को ही कंजर्व करता। तो 33 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एनर्जी। 34 का आउट ऑफ द फॉलोइंग विच फिजिकल क्वांटिटी रिलेट विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अभी हमने पढ़ा था एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी से ही रिलेटेड होता है ना। 34 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 इफ पी इज द प्रेशर, यू इज एन इंटरनल एनर्जी, वी इज वॉल्यूम, डी क्यू इज हीट गिवन टू द सिस्टम, देन वी आर। तो 35 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी। यहाँ पर पी डी बी की जगह पे वो आपको पी डब्ल्यू वी लिख कर दे सकता। पी डब्ल्यू जो होता वो, सॉरी डी डब्ल्यू लिख के देगा, पी डब्ल्यू नहीं, डी डब्ल्यू लिख के दे सकता पी डी बी की जगह, तो जगह पे डी डब्ल्यू जो होता है वो पी डी बी के बराबर होता है इसलिए। और इस रिलेशन को वो ऐसे भी दे सकता है, जो पी डी बी वाली साइड है ना उसे लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर सकता है। इसका मतलब डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी ऐसे दे सकता है, या फिर डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसे दे सकता है। तो ये 2-3 फॉर्म्स में चेंज कर सकता है, आप इसे लर्न कर लेना अच्छी तरह से, है ना। 35 का वी ऑप्शन करेक्ट होगा। 36 द क्वांटिटीज विच रिमेन्स कांस्टेंट इन आइसोथर्मल, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस आर। आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, है ना, तीनों में लगा देखो आप। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, तो जिसमें सेम टेम्परेचर हो, है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस कहलाती है। आइसोबारिक, आइसो का मतलब होता है सेम और बारिक का मतलब होता है प्रेशर, जिसमें प्रेशर सेम हो उसे आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। अब आइसोकोरिक, आइसो का मतलब होता है सेम और कोरिक का मतलब होता है वॉल्यूम, जिसमें वॉल्यूम सेम हो उसे आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो ऐसी कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सी वाला 36 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 37 द क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट इन एडियाबेटिक प्रोसेस। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका यहाँ पर नन ऑफ दीज ऑप्शन दे रखा है, ये और रॉन्ग दे रखा है। टोटल जो आपकी हीट होती है ना वो कांस्टेंट होती है। रॉन्ग क्या मतलब सही दे रखा है, इसमें वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, टोटल हीट जो है वो कांस्टेंट होती है, तो हीट का इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। 38 का क्या है, द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड। तो उसी को एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें टोटल हीट जो होती है वो कांस्टेंट रहती, और उन्होंने कहा कि कोई एक्सचेंज ना होता हो हीट का, है ना। अब कांस्टेंट रहेगी तो तभी तो रहेगी जब उसमें ना कुछ ऐड की जाएगी और ना ही वहां से हीट कुछ निकाली जाएगी, तभी कांस्टेंट रहेगी। तो उसी प्रोसेस को हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर हो जाती है, तो 39 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 40 फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस बी हैव ऑल ऑफ दीज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क और चेंज इन हीट, सभी 0 होते हैं। 40 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41 इन द प्रोसेस ऑफ फ्री एक्सपेंशन, तो इसमें कोई हीट की रिक्वायर्ड नहीं होती, ना ही किसी वर्क की, ना कोई वर्क डन होता है ना। तो 41 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42 द प्रोसेस इन विच देयर इज ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज। तो यहाँ पर एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक दे रखा, आंसर इसका 42 का वी। तो ये एडियाबेटिक आंसर तब सही होगा जब देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा ऑफ द सिस्टम।
तब एडियाबेटिक आंसर इसका करेक्ट होगा 42। 43 ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इट्स टेम्परेचर फॉल्स होगा। 43 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन एडियाबेटिक कंप्रेशन। 44 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 45 ड्यूरिंग द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ 2 moles of gas the internal energy was found to have decreased by -100 joule. The work done by the gas during the process is plus 100 joule. 45 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। The process in which 46 the process in which heat given to the gaseous system is totally converted into work, so that is dq is equal to dw हो जाएगा। और ऐसा आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसो साइक्लिक प्रोसेस में होता है। सो 46 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47 द प्रोसेस इन विच हीट गिवन टू द गैसियस सिस्टम इज कंप्लीटली यूज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू हो जाएगा। ये प्रोसेस किस में होगी? आइसोकोरिक में होगी, है ना। 47 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 हीट गिवन टू द गैसियस सिस्टम इन आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता। प्रोसेस इज यूज्ड in doing external work and in raising internal energy। 48 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 during the melting of a slab of ice at 0 degree Celsius at atmospheric pressure, तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो इंक्रीजेस होगी। 49 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 इन फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस देयर इज neither increase nor decrease in internal energy and temperature of the gas। तो आपकी इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर जो होगा ना ही वो इंक्रीज होगा और ना ही वो डिक्रीज होगा। 50 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ओनली, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता। 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करता है, तो 52 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 53 इन द एक्सपेंशन ऑफ अ रियल गैस देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, तो 53 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। 54 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिगार्डिंग जूल्स एक्सपेंशन द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, तो इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, गलत स्टेटमेंट कौन सा, तो इंटरनल नो इंटरनल वर्क इज डन, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। 55 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 56 का द रॉन्ग स्टेटमेंट इज, तो यहाँ पर जूल थॉमसन एक्सपेंशन ऑलवेज शोज ए कूलिंग इफेक्ट, यही रॉन्ग एक्सपेंशन स्टेटमेंट दे रखा। 56 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 57 जूल ड्यूरिंग जूल एक्सपेंशन जूल थॉमसन एक्सपेंशन वी हैव एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, तो जूल एक्सपेंशन के समय इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट रहती है। 57 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 58 द इंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट इन, अभी ऊपर पढ़ा था हमने जूल थॉमसन एक्सपेंशन, 58 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 59 द इंथैल्पी एच इज गिवन बाई एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। 59 का ए ऑप्शन। 60 का द गैस लॉ पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर, ये आइसोथर्मल और एडियाबेटिक चेंजेस के लिए है ना, दोनों के लिए। 60 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 61 द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस उसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो इसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, तो 61 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 62 द स्पेसिफिक हीट ऑफ ऑक्सीजन गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है ऑक्सीजन गैस की आइसोथर्मल प्रोसेस में, तो वो इन्फिनिटी होती है, जबकि स्पेसिफिक हीट ऑक्सीजन की एडियाबेटिक प्रोसेस में तो वो 0 होती है, तो 62 का डी ऑप्शन हो जाएगा। 63 का सी ऑप्शन हो जाएगा। 64 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक ideal gas is mixed with 1 mole of diatomic ideal gas, the molar specific heat of a mixture at constant volume 2R हो जाएगी। 64 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 65 द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो CB इज लेस देन CP, इसका मतलब CP बड़ी होती है CB से, तो 65 का सी ऑप्शन करेक्ट है। मेयर्स फार्मूला फॉर द डिफरेंस ऑफ CP
एंड सी बी आर। तो सी पी माइनस सी बी इज इक्वल टू आर होता है 66 का, ए ऑप्शन करेक्ट है। 67 इफ गामा इज इक्वल टू सी पी बाई सी बी, तो ये फार्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, गामा इज इक्वल टू क्या होता तो आपको बता देना सी पी बाई सी बी, है ना। तो देन बाई मेयर्स फार्मूला वी हैव, तो गामा माइनस वन इज इक्वल टू आर अपॉन सी बी हो जाता है। तो ये इस फार्मूले का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो 67 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस पॉइजन्स इक्वेशन इज, तो पी बी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाता है। 68 का बी ऑप्शन करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड एज, तो टी बी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है। 69 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से लर्न कीजिएगा, है ना। 70 during an adiabatic process the pressure of a gas is found to be proportional to the q of its absolute temperature. The ratio of Cp by Cv that is gamma will be, तो रेशियो पूछा Cp by Cv का, तो वो हो जाएगा आपका 3/2। 70 का ए ऑप्शन करेक्ट। 71 फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द करेक्ट अल्टरनेटिव इज Tp की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 71 का बी ऑप्शन करेक्ट। 72 if EI represents isothermal modulus of elasticity and EA is the adiabatic modulus of elasticity of a gas, then we have EA is equal to gamma EI। 72 का बी ऑप्शन करेक्ट। 73 a gas is compressed adiabatically till its temperature is doubled, the ratio of its final volume to the initial volume is बिटवीन 1 and 2 आएगा, है ना। 73 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 74 द लॉ ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ अ गैस इज गिवन बाई पी वी की पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ एन इज इक्वल टू 1 2 एंड गामा रिस्पेक्टिवली, देन द करस्पॉन्डिंग चेंजेस आर नेम्ड एज। तो ये आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक होगा। 74 का ए ऑप्शन करेक्ट। 75 द करेक्ट स्टेटमेंट इज, तो आपका जो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व होता है वो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होगा। 75 का सी ऑप्शन करेक्ट है। 75 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 76 ये ग्राफ आपको एज इट इज याद कर लेना, है ना। पीवी डायग्राम इन द एडजॉइनिंग पीवी डायग्राम द प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन ए वी कर्व ए सी एंड कर्व ए डी आर रिस्पेक्टिवली। तो ये किसे रिप्रेजेंट करती है, तो आइसोबारिक को, आइसो थर्मल को, आइडियाबेटिक को। 76 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 77 फॉर द सिमिलर चेंज इन वॉल्यूम वर्क डन इज मिनिमम, तो सिमिलर चेंज अगर वॉल्यूम में किया जाए इन सभी प्रोसेस के, तो वर्क डन जो होगा वो मिनिमम किस में मिनिमम होगा, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में मिनिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम किस में होगा या फिर ग्रेटेस्ट किस में होगा, तो आइसोबारिक प्रोसेस में। तो 77 का इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और 78 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 79 फॉर द same initial state the same increase in volume work done in an isothermal process, तो greater than that in adiabatic process। 79 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 80 in an isothermal process work done is, तो W इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन T1 माइनस T2, ए ऑप्शन हो गया। ये तो फार्मूला ही है ना। और सेकंड अभी हमने अच्छा इसका आगे यूज है, तो 80 का जो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन पूछा, तो ये होता है W इक्वल टू आर टी लॉग V2 अपॉन B1, तो 80 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 81 वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वो आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क डन पूछा था, ये एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन पूछा है, तो ये R इक्वल टू W इक्वल टू आर टी लॉग E V2 बाई V1, है ना। अब इसको कैसे चेंज, दूसरा ऑप्शन दे रखा है W इक्वल टू आर अपॉन गामा माइनस वन T1 माइनस T2, तो आपका 81 का जो है वो वी ऑप्शन करेक्ट होगा। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस। 82 इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज गिवन बाई, तो आर अपॉन गामा माइनस वन T1 माइनस T2 ओनली, या फिर सेकंड क्वेश्चन और सॉरी सेकंड ऑप्शन W इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस वन P1 V1 माइनस P2 V2 ओनली, या फिर थर्ड W इक्वल टू CB इन ब्रैकेट T1 माइनस T2 ओनली। तो ये एक ही फार्मूला है, बस इसका कन्वर्जन किया गया, है ना।
तो 82 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी फॉर्म्स को आप लोग रिमाइंड रखिएगा, है ना, ध्यान में रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए बिल्कुल। 82 वाला क्वेश्चन। 83 क्या है, द रिवर्सिबल प्रोसेस एज। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो चेंज ऑफ स्टेट होती है ना। 83 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 84 इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो जूल थॉमसन एक्सपेंशन जो है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। 84 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 85 द डिवाइस विच कन्वर्ट हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। तो हीट इंजन जो होता है वो एक ऐसी डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हीट को मैकेनिकल वर्क में। तो 85 का सी ऑप्शन सही है। 86 ए कार्नोट साइकिल कंटेन 2 isothermal and 2 adiabatic process। 86 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 87 द एरिया ऑफ पीवी डायग्राम ऑफ अ कार्नोट साइकिल रिप्रेजेंट वर्क डन पर साइकिल। तो 87 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 88 अ रिवर्सिबल हीट इंजन और अ कार्नोट इंजन कैन हैव 100% efficiency if the temperature of the sink is D 0 केल्विन। 88 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चे हैं जो बी ऑप्शन लगा देते हैं ना, क्योंकि दोनों में 0 0 है, लेकिन एक में 0 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे में 0 केल्विन है। तो 88 का आपको वी नहीं डी लगाना है ना, 0 केल्विन। तो 88 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 89 इफ द एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो ऑफ वर्किंग सब्सटेंसेस रो द एफिशिएंसी ईटा ऑफ कार्नोट इंजन इज गिवन बाई। तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन रो की पावर गामा माइनस 1। तो 89 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 90 ये 89 और 90 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 का जो इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, सोर्स का T1 टेम्परेचर दे रखा, सिंक का T2 टेम्परेचर दे रखा, तो एफिशिएंसी पूछी कार्नोट इंजन की, तो 1 माइनस T2.T1 होती है। ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर ही न्यूमेरिकल्स आते हैं इस यूनिट के। तो 90 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 91 तो 91 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये डिग्री सेल्सियस में जो आपको टेम्परेचर दे रखा है इसे आपको केल्विन में कन्वर्ट करना। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 ऐड कर देते हैं और ऐड कर देने के बाद जो 90 में फार्मूला दे रखा 1 माइनस T2.T1, इस फार्मूले में वैल्यू रख के सॉल्व करोगे जब आप, तब आपको 91, 92, 93 और 94 में कन्वर्जन नहीं करना, क्योंकि इसमें केल्विन में ऑलरेडी दे रखा। तो ये आप 94 तक, 91 से 94 तक इस फार्मूले से सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। ओके, अगर नहीं होते तो आप कमेंट करके बताना, मैं सॉल्व करवा दूंगा आपको। ओके। 95 अ रिवर्सिबल इंजन वर्क्स बिटवीन टू टेम्परेचर्स whose difference is 100 degree Celsius if it absorbs 746 joule of heat from the source and rejects 546 joule to the sink, temperature of source and sink will be। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। 96 the efficiency of Carnot engine is 1/6 when the source is at temperature 117 degree Celsius. In order to make it 1/3 efficiency, the temperature of the sink has to reduced by 65 डिग्री सेल्सियस। ये जितने भी क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कार्नोट इंजन वाले हैं वो उसी फार्मूले से होंगे। ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2.T1 उसी फार्मूले से होंगे। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा तो आप कन्वर्जन कर ले उसका केल्विन में। कैसे होगा डिग्री सेल्सियस से केल्विन में, तो 273 आप ऐड कर दोगे, जिसमें केल्विन में है उसका डिग्री सेल्सियस नहीं कन्वर्ट करना, वहाँ पे केल्विन का केल्विन में ही रख दोगे, जो डिग्री सेल्सियस में है उससे केल्विन में कन्वर्ट करना है। ओके, और उसी फार्मूले में आप रख दोगे, आपके ये सभी न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। 97 एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन इज 50% where the temperature of sink is 7 degree Celsius। to increase the efficiency to 70%, the increase in temperature of source will be। तो उसका 373.3 केल्विन हो जाएगा। 98 द इंजन हैविंग मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो किस इंजन में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, तो कार्नोट इंजन की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है 99 इन ए कार्नोट इंजन व्हेन हीट इज taken by a perfect gas from the hot source then temperature of the source remains constant रहेगा फिर भी, है ना। 99 का ऑप्शन करेक्ट है। 100 if the temperature of the source is lowered the efficiency of the Carnot engine decreases हो जाएगी फिर, है ना। तो 100 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 101
A Carnot engine works between a hot reservoir at temperature T1 and cold reservoir at temperature T2 to increase its efficiency. अब इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए T1 शुड भी इंक्रीज करना पड़ेगा, T2 को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब उस फार्मूले में T1 की वैल्यू को इंक्रीज करके देखिए, T2 को डिक्रीज करके देखिए, तो एफिशिएंसी आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी, है ना। उस फार्मूले से आपको, आप उसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज रख के देखिएगा, है ना, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो 101 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102 फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन द मोस्ट इफेक्टिव इज टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सिंक बाई 50 डिग्री सेल्सियस। 102 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 103 द एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल हीट इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन वर्किंग सब्सटेंस। 103 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर्स सेम होती है ना। 104 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 105 ए रिवर्सिबल इंजन एंड एन इनरिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर द एफिशिएंसी। तो रिवर्सिबल इंजन की जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, तो 105 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 106 का रेफ्रिजरेटर वर्क्स अंडर द रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन द टेम्परेचर्स 300 केल्विन एंड 400 केल्विन द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 107 द रिलेशन बिटवीन द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन ईटा एंड द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कार्नोट इंजन ओमेगा इज गिवन बाई, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 108 द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज 3 इफ इट वर्क्स एज अ हीट इंजन एंड इट एफिशिएंसी विल बी 25%। 109 इंटरनल कंबशन इंजन इज 4 स्ट्रोक इंजन होता। और 110 इन अ 4 स्ट्रोक हीट इंजन पावर इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम 3rd स्ट्रोक। सो स्टूडेंट्स, ये आज आपको मैंने सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स की MCQ सीरीज़ की फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करवा दिया। इसमें 110 क्वेश्चंस थे। आप इन क्वेश्चंस को मल्टी टाइम्स रिवाइज कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।